नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर पर्यावरण से संबंधित है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2020-25 के लिए गिद्ध संरक्षण कार्य योजना यानी वल्चर एक्शन प्लान 2020-25 का शुभारंभ किया है। हालांकि मंत्रालय वर्ष 2006 से ही गिद्धों के लिए एक संरक्षण परियोजना का संचालन कर रहा है। नई योजना में इस परियोजना को वर्ष 2025 तक विस्तारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य न केवल गिद्धों की संख्या में गिरावट को रोकना है, बल्कि उनकी संख्या को सक्रिय रूप से बढ़ाना भी है। आइए अब इस योजना की प्रमुख विशेषताएं जानते हैं। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रत्येक में अतिरिक्त गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के एक भाग के रूप में पिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी और हैदराबाद में 4 बचाव केंद्रों की स्थापना और प्रत्येक राज्य में कम से कम एक गिद्ध सुरक्षा क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। रेड हेडेड वल्चर और इजिप्शियन वल्चर के लिए संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा। पशु चिकित्सा में उपयोग होने वाली नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं की बिक्री को विनियमित किया जाएगा, जिसके कारण गिद्धों की मृत्यु होती है। डाइक्लोफेनेक जैसी दवाओं के पशु चिकित्सा प्रयोग से स्वतः हटाने के लिए एक प्रणाली भी सृजित की जाएगी। गिद्ध संरक्षण के समक्ष उभरते खतरों पर डेटाबेस तैयार किया जाएगा। 4 वर्षों में एक बार राष्ट्रव्यापी गिद्ध सर्वेक्षण भी किया जाएगा। यदि गिद्ध के लिए खतरों की बात करें तो इसमें टकराव, विद्युत तारों से करंट लगने से मृत्यु और अनभिप्रेत विष आदि शामिल है। वर्ष 1990 और वर्ष 2007 के बीच 3 क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियों, जिसमें ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर वाले गिद्धों की संख्या में 99% की गिरावट आई है। आइए अब जानते हैं भारत में पाई जाने वाली गिद्धों की प्रजातियां और IUCN की लिस्ट में उनकी स्थिति। सबसे पहले है ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर। IUCN में इसकी स्थिति क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, ये सभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में आते हैं। इजिप्शियन वल्चर एंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है, जबकि हिमालयन वल्चर नियर थ्रेटन्ड और बियर्डेड वल्चर और सिनेरियस वल्चर भी नियर थ्रेटन्ड की श्रेणी में आते हैं। वहीं यूरेशियन ग्रिफन वल्चर लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में आता है। अगली खबर भी पारिस्थितिकी से संबंधित है। हाल ही में भारत में 2 और आर्द्रभूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। नए स्थलों में महाराष्ट्र की लोनार झील और उत्तर प्रदेश की सुर सरोवर शामिल है। इससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या वर्ष 2020 में 41 हो गई है, जो कि 2019 में 27 थी। इससे भारत दक्षिण एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला देश बन गया है। बिहार के काबरताल आर्द्रभूमि और उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व को अक्टूबर 2020 में 38वें और 39वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। दरअसल आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमियों की पारिस्थितिक विशेषता के संरक्षण के लिए एक अंतर सरकारी संधि है। इसका उद्देश्य जैविक विविधता के संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने के लिए आर्द्रभूमि का एक वैश्विक नेटवर्क विकसित करना है। सूची में एक आर्द्रभूमि को शामिल करने से सरकार की ये प्रतिबद्धता हो जाती है कि वो उस आर्द्रभूमि की पारिस्थितिक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। आइए अब नए सूचीबद्ध स्थलों के बारे में जानते हैं। दक्कन के पठार पर स्थित लोनार झील बेसाल्ट आधार शैल पर उल्कापिंड के प्रभाव से निर्मित एक बंद जल संभर है। ये अत्यधिक लवणीय झील है। शहरी अपशिष्ट जल और अव्यवहार्य पर्यटन से खतरा उत्पन्न हो रहा है। हाल ही में खारे जल में पाए जाने वाले हालोआर्किया सूक्ष्म जीवों की वृहद संख्या में उपस्थिति की वजह से लोनार झील का रंग गुलाबी हो गया है। दरअसल हालोआर्किया या हेलोफिक आर्किया एक जीवाणु है जो गुलाबी रंग का रंजक उत्पन्न करता है और लवण से संतृप्त जल में पाया जाता है। वहीं सुर सरोवर या कीथम झील प्रवासी और देशज पक्षियों की 165 से अधिक प्रजातियों का अधिवास स्थल है। इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। अगली खबर विश्व बैंक से संबंधित है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम ने विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य भारत में सार्वजनिक संपत्ति के मुद्रीकरण का विश्लेषण करना और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर अपने संस्थागत और व्यावसायिक मॉडल की बेंचमार्किंग करना है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
दीपक विनिवेश प्रक्रिया के तहत भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के गैर आवश्यक परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण और शत्रु संपत्तियों की बिक्री के लिए अधिदेशित है। परिसंपत्ति मुद्रीकरण में अल्प या अप्रयुक्त सार्वजनिक संपत्तियों को प्रस्तुत करके राजस्व के नए स्रोत का निर्माण करना शामिल है। इन परिसंपत्तियों में भूमि और भवन, ब्राउनफील्ड परिचालन परिसंपत्तियां जैसे कि पाइपलाइन, सड़क, मोबाइल टावर आदि और वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे इक्विटी, शेयर, ऋण प्रतिभूतियां इत्यादि शामिल है। आइए अब आपको बताते हैं परिसंपत्ति मुद्रीकरण के कुछ मॉडल। प्रत्यक्ष संविदात्मक दृष्टिकोण यानी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल अप्रोच, या किसी भुगतान के बिना सरकार को व्यापक अग्रिम भुगतान शामिल है। उदाहरण के लिए टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। अगला है संरचित वित्त दृष्टिकोण यानी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस अप्रोच में सार्वजनिक परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण शामिल है, जो एक ऋणदाता को परिसंपत्तियों का एक समुच्चय विक्रय करने की अनुमति प्रदान करता है, जिस पर बॉन्ड बाजार प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं। उदाहरण के लिए अवसंरचना निवेश कोष यानी इनविट्स और रियल एस्टेट अवसंरचना कोष यानी रिट्स आदि। इसके अलावा अन्य मॉडल में भूमि के विमुद्रीकरण का मॉडल भी शामिल रहा है। इसमें भूमि के मूल्य को प्रस्तुत करने के लिए भूमि का विमुद्रीकरण शामिल है, जो अब तक विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में बिक्री और पट्टे समझौते के आसपास केंद्रित रहा है। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपातकालीन उपयोग सूचीकरण के तहत प्रथम पोलियो टीका सूचीबद्ध किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 वैक्सीन को सूचीबद्ध किया है, जो वैक्सीन से उत्पन्न पोलियो वायरस VDPV उपभेद के उपचार में उपयोगी सिद्ध हुआ है। ये सूचीकरण वर्ष 2010 और वर्ष 2019 के बीच VDPV के बढ़ते मामलों की पृष्ठभूमि में किया जा रहा है। वर्ष 1961 से कुल 149 रोगक्षम अपर्याप्तता यानी इम्यूनोडेफिशिएंसी VDPV के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 66% वर्ष 2010 के बाद के हैं। इमरजेंसी यूज लिस्टिंग यानी EUL सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों जैसे पोलियो और कोविड के दौरान बिना लाइसेंस वाले टीकों का आकलन करने और उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए एक जोखिम आधारित प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य आपात स्थितियों का समाधान करने के लिए इन दवाओं, टीकों और निदान को तीव्र गति से उपलब्ध कराना है। इसे वर्ष 2014 और 16 में पश्चिम अफ्रीका में हुए इबोला प्रकोप के दौरान प्रस्तुत किया गया था। वैक्सीन डेवलप्ड पोलियो वायरस के दुर्लभ उपभेद हैं, जो आनुवांशिक रूप से ओरल पोलियो वैक्सीन से उत्परिवर्तित हुए हैं। VPDPV के मामले तब व्युत्पन्न होते हैं जब जनसंख्या का अपर्याप्त टीकाकरण किया जाता है और समुदाय में प्रसारित होने के लिए उत्सर्जित पोलियो वायरस के लिए पर्याप्त संवेदनशील बच्चे विद्यमान होते हैं। भारत ने वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो संक्रमण की संभावना को कम करने के लिए अपने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन की शुरुआत की है। अगली खबर RCEP से संबंधित है। आसियान, चीन और 4 अन्य देशों द्वारा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। RCEP विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है, जो 10 सदस्यीय आसियान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। ये विश्व के सकल घरेलू उत्पाद और जनसंख्या के लगभग 1/3 भाग को शामिल करता है। RCEP का उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को विश्व के बाकी हिस्सों से जोड़ने में सहायता करने के लिए प्रशुल्क कम करना, सेवाओं में व्यापार खोलना और निवेश को बढ़ावा देना है। हालांकि पिछले वर्ष भारत ने RCEP से अपने आप को अलग कर लिया था, क्योंकि RCEP के सदस्यों ने ये स्पष्ट कर दिया था कि भारत इस संदर्भ में कभी भी वार्ता कर सकता है और वह पर्यवेक्षक के रूप में RCEP की बैठकों में भाग ले सकता है। साथ ही भारत ने पहले ही आसियान, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ समझौते किए हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ समझौता वार्ता में संलग्न है। आइए अब जानते हैं कि भारत ने RCEP से अलग होने का निर्णय क्यों लिया। उत्पत्ति के नियम की अनुपस्थिति में प्रशुल्क व्यवस्था का दुरुपयोग, जिसमें कुछ देश अपने उत्पादों को उन अन्य देशों के माध्यम से निर्यात कर सकते हैं जिन्हें कम प्रशुल्क का लाभ प्राप्त है। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंड हैं। आयातों में बढ़ोतरी और इससे घरेलू विनिर्माण क्षेत्रों को होने वाली क्षति के विरुद्ध अपर्याप्त सुरक्षा के उपबंध किए गए हैं। इसके अलावा इस समझौते में चीन जैसे देशों में बाजार पहुंच के मुद्दों और भारतीय कंपनियों पर गैर प्रशुल्क बाधाओं पर स्पष्ट आश्वासन का अभाव है।
आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। फर्जी जीएसटी इनवॉइस के जारीकर्ता और लाभार्थियों को कोफेपोसा के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। यहाँ कोफेपोसा का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। वित्त मंत्रालय ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है कि फर्जी जीएसटी इनवॉइस के जारीकर्ता एवं लाभार्थियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। यानी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। वर्तमान में जीएसटी अधिनियम, आयकर अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। कोफेपोसा अधिनियम 1974 विदेशी मुद्रा के संरक्षण एवं संवर्धन और तस्करी निवारण के प्रयोजन के लिए कुछ मामलों में निवारक निरोध और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े 2018 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत द्वारा प्रकाशित की गई है। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के निष्कर्ष। रिपोर्ट के तहत अरुणाचल प्रदेश में जन्म लेने वाले प्रति 1000 लड़कों पर 1085 लड़कियों के जन्म के साथ भारत में सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया गया है। उसके बाद नागालैंड में 965 और मिजोरम 964 के साथ में तीसरे स्थान पर है। लिंगानुपात में सबसे निम्न स्तरीय प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं मणिपुर, गुजरात और पंजाब। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। ट्रिस्टन डा कून्हा। हाल ही में ट्रिस्टन डा कून्हा को दक्षिण अटलांटिक के एक क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा और पूर्ण रूप से संरक्षित समुद्री रिजर्व घोषित किया गया है। ये घोषणा अटलांटिक के इस जल क्षेत्र में बॉटम ट्राउल मत्स्यन, रेत निष्कर्षण और गहरे समुद्र में खनन जैसी हानिकारक गतिविधियों को प्रतिबंधित करेगी। ट्रिस्टन डा कून्हा यूनाइटेड किंगडम का एक पृथक्कृत समुद्र पार भूभाग है जो विश्व की सबसे दूरस्थ मानव बस्ती है और एक महत्वपूर्ण समुद्री पक्षी द्वीप है। क्षेत्रीय खसरा उन्मूलन की दिशा में प्रगति रिपोर्ट। ये रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा जारी की गई है। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन 6 देशों में से एक है जहां अत्यधिक संख्या में नवजात शिशु खसरे के टीके से वंचित हैं। भारत में वर्ष 2019 में 1.2 मिलियन बच्चों को खसरा युक्त टीके की पहली खुराक प्राप्त नहीं हुई थी। बच्चों का समय पर टीकाकरण करने में विफलता खसरे के मामलों और मौतों में वृद्धि का प्रमुख कारण है। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है, लेकिन टीके से बचाव संभव है। भारत में सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम में खसरे का टीका भी शामिल है। एरियल यानी एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे स्पेस मिशन, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कॉस्मिक विजन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2029 में लॉन्च करने के लिए योजनाबद्ध एक अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। ये 4 वर्षों की अवधि में 1000 से अधिक बहिर्ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स का वृहद स्तर पर सर्वेक्षण करेगी और बहिर्ग्रहों की प्रकृति, गठन और विकास का अध्ययन करेगी। बहिर्ग्रह या सौरमंडल से इतर ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो सौरमंडल से बाहर स्थित होते हैं और सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। बिरसा मुंडा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिरसा मुंडा झारखंड के छोटा नागपुर पठार के मुंडा जनजाति के एक स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोक नायक थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध उलगुलान या मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू किया, खुंटकट्टी अधिकारों को मान्यता प्रदान की और बैठ बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने अंग्रेजों को कर और साहूकारों को कर्ज या ब्याज देना बंद करने के लिए लोगों को संगठित किया था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ और 9 जून वर्ष 1900 में उनकी मृत्यु हुई। जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान के पाली में सूरीश्वर जी महाराज की जयंती के अवसर पर शांति की प्रतिमा का अनावरण किया। श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज एक जैन संत थे। उन्होंने भगवान महावीर के संदेश के प्रसार के लिए समर्पित भाव से कार्य किया था।
उन्होंने जनता के कल्याण, शिक्षा के प्रसार, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन आदि के लिए अथक प्रयास किया था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और स्वदेशी के प्रचार का भी सक्रिय समर्थन किया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।